कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं प्रचेता गुप्ता की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर बरखा। तो आइए शुरू करें। कहानी की शुरुआत कहाँ से करूं? पहले से, बाद से या अभी से? कौन सा ठीक रहेगा? अगर अभी से शुरू करूं तो शुरुआत कुछ अलग होगी। अगर पहले से या बाद से शुरू करूं तो कहानी कुछ अलग होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि कहानी कहीं से भी शुरू करो एक जैसी ही होती है, पर मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कहानी की शुरुआत कहानी के बारे में एक धारणा बना देती है। ये धारणा सही भी हो सकती है और गलत भी। सबसे मुश्किल तब होता है जब धारणा भ्रामक होती है, असल कहानी को उलझा देती है। क्या ये सब बातें आपको जटिल लग रही है? शायद लग रही है। उदाहरण दूं तो हो सकता है सहज हो जाए। मान लीजिए ये कहानी पहले से शुरू हुई। मेरे पति का नाम रंजन है। रोज ऑफिस निकलते समय वो मुझे किस करते हैं, मैं भी उनको किस करती हूँ। मुझे तली हुई चीज़ें पसंद है। रोज ऑफिस से लौटते समय वो मेरे लिए चॉप कटलेट लेके आते हैं। खाने में रंजन को थोड़ी दही मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। मीठी दही नहीं, सादी दही। पहले दही खरीद कर लाते थे, कभी मिलती थी कभी नहीं। अभी मैं घर में ही दही जमाती हूँ, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। खत्म होने के बाद भी पूछते हैं, सुनो, थोड़ी और दही है क्या? मुझे मालूम है वो फिर से मांगेंगे, इसीलिए हमेशा मैं थोड़ा सा अलग से रख देती हूँ। मुस्कुरा के कहती हूँ नहीं है, खत्म हो गया, फिर मैं ले आती हूँ। रंजन हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। कभी साड़ी, कभी बैग, कभी इमिटेशन ज्वेलरी। चीज अच्छी नहीं होती, क्वालिटी बेकार, दाम भी ज्यादा। रंजन इतरा कर पूछते हैं, सुंदर है ना? मैं भी हंस के कहती हूँ, हाँ सुंदर है। मैं भी रंजन के लिए शॉपिंग करती हूँ। वो स्ट्राइप शर्ट में हैंडसम दिखते हैं, पतली स्ट्राइप वाली शर्ट। मैं उनके लिए शर्ट खरीदती हूँ, पहना के देखती हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, और भी है। मैं कहीं जाने से रंजन मुझे बार बार फोन करते हैं, बरखा कहाँ हो तुम? यही तो हूँ, अभी आ रही हूँ। बहुत देर से कह रही हो आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? उफ बाबा, और 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। 1 घंटा? क्या कह रही हो? तब तो बहुत देर है। मैं इतनी देर अकेले बैठे रहूंगा? कभी कभी रंजन को भी ऑफिस से आने में देर होती है। मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। आजकल रास्ते में कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले ही मुंबई में कितना बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता में नहीं होगा उसकी क्या गारंटी? चिंता होती है। मैं रंजन के लिए बालकनी में जाकर खड़ी रहती हूँ। रंजन रात को देर से लौटते हैं। मेरे दरवाजा खोलते ही पसीने से भीगे हुए वो मुझे पकड़ लेते हैं। मैं उनको थोड़ा धक्का देकर दूर हटाते हुए कहती हूँ, उफ जाओ, पहले नहा कर आओ। वो कहते हैं, बस नहा कर आने से ही होगा ना? मैं उनकी तरफ मुट्ठी दिखा के कहती हूँ, पिटाई होगी। कहानी की शुरुआत से अब तक क्या लग रहा है? लग रहा है मेरे और रंजन का जीवन एक सुखमय दाम्पत्य जैसा है। हम दोनों के जीवन में प्यार ही प्यार है और हम लोग आगे भी ऐसे ही सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, यही ना? लेकिन कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, पूरी तरह अलग है। शादी के दिन से ही रंजन को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पत्नी के प्रति उनका इतना प्रेम दिखाने से मुझे उल्टी आती थी।
गुस्से से दिमाग में आग लग जाती थी। कुछ दिन बाद मुझे लगने लगा कि मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत ने इस बात को समझने नहीं दिया। उसने गुमराह किया। अब तक मेरे बारे में एक गलत धारणा तैयार कर दी, वो ये कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और एक बहुत अच्छी बीवी। जबकि यही कहानी अगर बात से शुरू होती तो धारणा उल्टी हो जाती। तब शुरुआत होती ऐसे, रंजन आज देर से लौटेंगे। कुछ देर पहले ही उसने मुझे फ़ोन किया था। जल्दी से रिसीव किया। रंजन ने कहा, आज मुझे लौटने में देरी होगी बरखा, तुम खाना खा लेना। मेरी धड़कन तेज हो गई। लौटने में देरी होगी तो क्या रंजन आज घर पे खाना नहीं खाएंगे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या खाना खाकर आओगे? नहीं, घर पे ही खाऊंगा। बॉस चेन्नई से आ रहे हैं, उनको रिसीव करने जाना है। फ्लाइट आने में अगर देरी हुई इसीलिए कहा। मैंने राहत की सांस ली और पूछा, अच्छा तुम्हारे सीने में हल्का दर्द था, अब कैसा है? रंजन ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, एसिडिटी के कारण था, कब का ठीक हो गया। तुम डॉक्टर घोष को एक फ़ोन कर लो प्लीज़। अरे छोड़ो, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब मैंने थोड़ा नाराज़ होने का नाटक किया। जब तक तुम डॉक्टर को फ़ोन नहीं करोगे मैं हर 2 मिनट में तुमको कॉल करती रहूँगी। जब तुम एयरपोर्ट में बॉस को रिसीव करने जाओगे तब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगी। मेरी बेचैनी देखकर रंजन खुश हुआ। हर पति यही चाहता है कि उसकी बीवी उसके छोटी मोटी तबीयत की खराबी को लेकर बेचैन हो जाए। खराबी जितनी छोटी होगी बेचैनी उतनी अच्छी लगेगी। धीरे धीरे उसका मजा लेंगे। अरे तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया, क्या बोलूं डॉक्टर को? क्या और बोलोगे? ये बोलना कि आज खाने के बाद सीने में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैं आपके पास चेकअप करवाने आना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं ईसीजी भी करवा लूँगा। लो अब तुम फ़ोन कर लो डॉक्टर को। मैं ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर को फ़ोन करके पूछूंगी कि तुमने अपॉइंटमेंट लिया या नहीं। रंजन हंसकर बोले, अरे बाबा, अभी फोन लगा रहा हूँ। शादी करके मैं तो झंझट पे फंस गया हूँ लगता है। अब तो कामकाज सब ठप पड़ जाएगा। फ़ोन रखकर मैं सोफ़ा पर लेट गई। ठीक 10 मिनट बाद मैं डॉक्टर घोष को फ़ोन करूंगी। ये पता करने की कोशिश करूंगी कि रंजन ने उनको फ़ोन किया कि नहीं। सीने में दर्द की जांच के लिए अपॉइंटमेंट लिए, फिर मैं थोड़ी सी नाराज़गी दिखाऊंगी। पता है डॉक्टर घोष, मैंने कितनी बार उनको कहा कि आज ऑफिस मत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन वो मेरी बिना सुने ही ऑफिस चले गए। मेरी एक भी बात नहीं मानते। रंजन का डॉक्टर को फ़ोन करना मेरे लिए एक सटीक रीज़न तैयार कर देगा, बहुत सा एलिबाई जैसा। ये साबित होगा कि रंजन के सीने में सुबह से ही तकलीफ थी। रात में उसका हार्ट फेल अचानक नहीं हुआ, सिम्टम्स थे। असल में रंजन को मारने के लिए मैं जिस जहर का इस्तेमाल करूंगी उसका काम करने का तरीका बहुत ही मज़ेदार है। इसका असर सीधा दिल से रिलेटेड है। खून में मिलने के बाद ये सीधे अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है। उसके बाद धमनियों को एक एक करके बंद कर देता है। मेडिकल साइंस में जिसे कहते हैं ब्लॉक। खून का आना जाना बंद। दरअसल बात ऐसी है कि मैं जहां पहुंच गई हूं वहां पर किसी और का प्रवेश वर्जित है, जलन से भरी प्रेमिका के जैसे। कितना मजा है ना। दोपहर को रंजन के सीने में दर्द होते ही मैंने आज का दिन चुन लिया था रंजन को जान से मारने का। रंजन के सीने का दर्द कुछ भी नहीं है,
बस थोड़ी सी एसिडिटी है, एक एंटासिड खाने से ही ठीक हो गया। पर तब तक मैंने फैसला कर लिया था, इस सीने के दर्द को मैं अपने काम में लाऊंगी। रात को रंजन के खाने में जहर मिलाऊंगी। इसी कारण जब उन्होंने कहा वो देर से लौटेंगे तो मैं थोड़ा चौंक गई। क्या आज वो घर पे खाना नहीं खाएंगे? फिर मैं खाने में जहर कैसे मिलाऊंगी? पानी में मिलाकर खिलाने में मुश्किल होगी क्योंकि इस जहर में हल्की सी गंध है, वेनिला आइसक्रीम के जैसे। सबसे अच्छा होगा पुडिंग जैसे किसी डिजर्ट के साथ मिला दो, इसकी गंध का पता नहीं चलेगा। मैं बाबा कोई रिस्क नहीं लूंगी, मैं रंजन के लिए पुडिंग ही बनाऊंगी। कुक जब खाना बना के चली जाएगी, उसके चले जाने के बाद मैं दूध गर्म करूंगी। इस जहर का पता मैंने बहुत मुश्किल से लगाया है, बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया है मैंने। इंसान को मारने के लिए ये जहर जबरदस्त है, पेट तक पहुंचता ही नहीं है समझो, पहुंचने के पहले ही खून में मिल जाता है। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ मिलने की संभावना बहुत ही कम है। वैसे रंजन के केस में पोस्टमार्टम होने की कोई संभावना तो नहीं है। डॉक्टर घोष से मैं डेथ सर्टिफिकेट लिखवा लूंगी। उनको तो पता ही है कि रंजन के हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट फेल को लेकर कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। खून करने के बाद खूनी का डॉक्टर को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर उस मौत को स्वाभाविक रूप से देखे तो सब कुछ पानी जैसा आसान हो जाता है। इस जहर के कारण हार्ट को काम करने से रुकने में 7-1 मिनट का समय लगता है। सुना है आखिरी समय में बहुत तकलीफ होती है। रंजन की ये तकलीफ मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी ना। उस समय मैं रहूंगी छत पर। मेरे पड़ोसी रजनी मलिक रोज रात को खाने के बाद बहुत देर तक छत पर टहलते रहते हैं। बुजुर्ग हैं, मैं भी अपने छत पर टहलती रहूंगी, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी। और ये होगा मेरा दूसरा एलिबाई। रंजन की मौत के समय मैं उनके आसपास कहीं भी नहीं थी। इस कहानी को भरोसे लायक बनाने के लिए मैं पिछले 3 हफ्ते से रोज रात को रजनी मलिक के साथ छत पर बातचीत कर रही हूँ। आज जब बातचीत करूंगी तब रंजन नीचे दर्द में तड़प रहा होगा। क्यों, प्लान कैसा है मेरा? अच्छा, अब ये कहानी सुनकर क्या धारणा बन रही है? ये एक बहुत क्रूर लड़की की कहानी है जिसका नाम है बरखा। उसके साथ प्यार का नाटक किया, जिसके पास प्यार जैसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए प्यार उसे सहन नहीं होता। ठीक, प्यार को वो नफरत करती है। ठीक, और ये नफरत इतनी ज्यादा है कि वो इंसान का खून तक कर सकती है। नहीं, ये गलत है। मैं प्यार की भूखी हूँ, बचपन से प्यार के लिए छटपटाती रही हूँ। मेरी उम्र जब 9 साल की थी तब मेरी माँ मुझे और मेरे पिताजी को छोड़कर चली गई थी। जिस आदमी के साथ माँ गई थी मैं उनको बहुत पसंद करती थी। बचपन से ही मैंने घर में उनका आना जाना देखा था। पिताजी के दोस्त थे। 2 दिन वो घर पर नहीं आते तो मैं रोना गाना शुरू कर देती थी। मेरा रोना देखकर माँ बहुत गुस्सा करती थी, मुझे मारती और कहती, एक बाहर वाले इंसान के लिए इतना लगाव क्यों है रे तेरा? और जब पता चला माँ उसी बाहर वाले के साथ चली गई और चिट्ठी लिख कर गई कि अब कभी नहीं लौटेगी, तो मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि मैं दुख भी नहीं जता पाई। तब पिताजी ने मुझे संभालने की कोशिश की। 3 साल बाद पिताजी ने फिर से शादी की। ठीक ही किए। तब उम्र ही क्या थी पिताजी की,
शादी की उम्र हो और पत्नी का सुख ना मिले तो बहुत सी परेशानियां होती है। पिताजी ने ठीक ही किया। क्या लग रहा है? वही घिसी पिटी कहानी, वही सौतेली माँ का अत्याचार, खाना ना देना, झाड़ू पोछा करवाना, कपड़ा धुलाना? नहीं, एकदम वैसा कुछ भी नहीं। मेरी सौतेली माँ इंसान बहुत अच्छी थी। जितनी अच्छी बोलने से एक इंसान अच्छा होता है, उससे भी अच्छी। सिर पर घने बाल, मायावी आंखें। पर एक मजे वाली बात थी, मेरी सौतेली माँ एक स्नान विलासिनी औरत थी। हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड, वो बहुत ताम झाम करके नहाती थी और समय भी लेती थी बहुत। गर्मी के मौसम में पहले नल से बाल्टी में पानी भर के रखती थी। छत पर टंकी का पानी गर्म, इसलिए ये व्यवस्था। ठंड के मौसम में पानी गर्म कर लेती थी। शुरू शुरू में वो बाहर से केतली में गर्म पानी लेकर बाथरूम में घुसती थी। बाद में पिताजी एक इलेक्ट्रिक तार खरीद कर दिए थे। तार की एक तरफ रॉड था। रॉड बाल्टी के पानी में डुबाने के बाद स्विच ऑन करने से ही पानी गर्म होता था। नहाने के पहले मेरी सौतेली माँ बाथरूम में ही नहाने का पानी गर्म करती थी। रोज तेल, शैम्पू, साबुन लगाकर नहाती थी। वो जब नहा के निकलती थी तो बहुत ही सुंदर खुशबू आती थी। ये सब तो छोटी बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुझे बहुत बहुत प्यार करती थी। वो प्यार मेरी असल माँ से भी बहुत ज्यादा था। ये औरत मुझको हमेशा अपने हाथ की मुट्ठी में रखना चाहती थी। मुझे खाना खिलाती थी, मुझे पकड़ के प्यार करती थी, मुझे हमेशा नजर बंद करके रखती थी। बिना मांगे ही मुझे सब कुछ मिल जाता था। कपड़े, जूते, खाना, खेलने के लिए खिलौने, पढ़ने के लिए किताबें, सब कुछ। वो ऐसा सब कुछ कर रही थी जो एक 11 साल की लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने आखिरी बार जो प्यार मुझे दिखाया था, उसकी कहानी बताती हूँ। आखिरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण मौत। लोहे के बाल्टी के साथ पता नहीं कैसे इलेक्ट्रिक तार लिपटा हुआ था। शॉक लगने के बाद वो बाथरूम के अंदर ही गिर पड़ी। समस्या ये थी कि वो बाथरूम में नहाने के लिए ही बहुत समय लेती थी, इसलिए उनकी मौत के बारे में पता चलने में ही बहुत देर हो गई। मेरे पिताजी उस दिन अपने बिजनेस के काम में दिन भर कोर्ट में थे और मैं स्कूल में थी। बाथरूम के दरवाजे को तोड़ के डेड बॉडी निकालना बहुत मुश्किल था। एक तो इलेक्ट्रिक शॉक, ऊपर से औरत के शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। जो भी हो, मेरी सौतेली माँ मुझे लेके कितनी ज्यादा पॉजिटिव थी, उसके बारे में बात करते हैं। वो रोज रोज मेरे स्कूल के टिफिन बॉक्स में कोई ना कोई मिठाई जरूर रख के देती थी। कभी संदेश, कभी रसगुल्ला, कभी जलेबी। एक दिन मेरी सौतेली माँ टिफिन में मिठाई देना भूल गई। टिफिन के समय देखती हूँ वो स्कूल के गेट के पास खड़ी है। मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा, आंखों में आंसू। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, तुम्हें मिठाई देना भूल गई थी, इसलिए रो रही हूँ। मैं बोली, अब दे दिए ना, रोना बंद करो। वो बोली, मैं आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। तुमको ये मिठाई मैं पहुंचा दी, इसी खुशी के कारण मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसके बाद से ही मुझे कैसा कैसा लगने लगा। वो औरत जब भी मेरे पास आती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अजीब सा महसूस होता था बाबा। मेरा दम घुटने लगा था। वो मुझे प्यार करती थी तो लगता था कि मेरे गले में कोई फंदा लटका रहा है। कुछ दिनों में ही मुझे समझ में आ गया
कि उस भले इंसान से मैं डर रही हूं। मैंने उनको अनदेखा करना शुरू कर दिया। मैं प्यार के लिए तड़पती थी, लेकिन उनका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये कितना अजीब है ना, बहुत ही अजीब है ना? ऐसा अनुभव मुझे पहले भी हुआ है, उस बात पर मैं बाद में आऊंगी। जो भी हो, सौतेली माँ के मौत के बाद प्यार के फंदे से मुझे मुक्ति मिली। ओह, एक छोटी सी बात बताना भूल गई। बाथरूम से डेड बॉडी निकालने के बाद पुलिस ने पता लगाया कि पानी गर्म करने वाली रॉड का इलेक्ट्रिक तार एक जगह से कटा हुआ था। ब्लेड से चीरा लगाने से जैसा होता है, ठीक वैसा। पुलिस ये सोच के निश्चिंत हो जाती है कि लोहे की पुरानी बाल्टी में किनारे लग के तार कट गए होंगे। वहीं से बाल्टी में, फिर पानी में करंट आ गया। पिताजी सिर नीचे करके कहने लगे, उफ, मुझे पहले से पता होता, काश मुझे पहले से पता होता। पुलिस ऑफिसर भले इंसान थे, बोले, कुछ अगर पहले से पता होता तो एक्सीडेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। दुखी मत होइए, जो होना था सो हो गया। मैं पहले थोड़ा घबरा गई थी, अगर ब्लेड की बात बाहर आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहत की सांस ली मैंने। वैसे घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में जो ब्लेड था वो मैं स्कूल के डस्टबिन में ही फेंक के आ गई थी। ईश्वर ने जैसे मुझे बहुत कुछ दिया नहीं, वैसे ही बहुत कुछ दिया भी है। बचपन से ही मुझे पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी। अपने कोर्स की किताबें छोड़कर मैं अपने से बड़ी क्लास की किताबें पढ़ती थी। गणित और विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय था। त्रिभुज का कोण, रोशनी का आना जाना, शब्दों की प्रतिध्वनि, इलेक्ट्रिक करंट की करामात को जानना, लोहा और पानी के अंदर से बहता हुआ विद्युत इंसान को मार सकता है, ये भी मुझे किताब पढ़ने से ही पता चला। दुनिया भर की अच्छी बातें सब किताब में ही लिखी रहती है। ब्लेड की दुश्चिंता से मुक्त होने के बाद मैं अपनी सौतेली माँ के लिए बहुत देर तक दिल खोल के रोई। जो भी हो, एक जरूरी बात बताने के चक्कर में कहाँ की बात कहाँ चली गई। धत। तो फिर ये साबित हुआ कि कहानी की शुरुआत सुनकर जो भी लगे, मुझे स्नेह, प्यार, आदर, जतन कुछ नहीं मिला, ये कहना गलत होगा। अब यदि ये कहूँ कि कहानी की शुरुआत होती है अंत से, तब कैसा होगा? बेडरूम के दरवाजे को खोलते ही मुझे रंजन दिखा। रंजन बेड के ऊपर सीधा होकर लेटा था। हाथ में जो किताब थी वो आधी खुली हालत में उसके सीने के ऊपर गिरी पड़ी थी, ठीक जैसे सो रहे हैं। मैं धीमे पांव से बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। इसमें कुछ नया नहीं है, ये रंजन का स्वभाव है। किताब हाथ में लेकर सो जाना शादी के बाद से ही मैं ये देख रही हूँ, लेकिन आज दूसरे दिन जैसा नहीं था। मुझे मालूम है आज रंजन सो नहीं रहा है। मैंने धीरे से किताब हटाई, दाहिने हाथ की उंगली उसके नाक के पास रखी। सांस क्या चल रही है? नहीं, सांस नहीं चल रही। मैंने सिर उठाकर दीवार घड़ी की तरफ देखा। खाना खाने के बाद से लगभग 40-42 मिनट हो चुके थे। जहर को असर दिखाने के लिए इतना समय काफ़ी है। मैं सीधे होकर खड़ी हो गई। किसके बाद क्या करना है, हर एक चीज़ मेरा सोचा हुआ है। दिमाग को ठंडा रख के एक एक कर वो सब करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस कटोरी में रंजन को पुडिंग खाने को दी थी, उसको अच्छे से धो लूंगी। सिर्फ कटोरी ही नहीं, पुडिंग बनाने का कोई भी प्रमाण घर पर नहीं रहेगा। इस बीच मैंने जहर की शीशी खाली करके तोड़ के बाथरूम में फ्लश कर दी।
धोने का काम खत्म होने के बाद मैं डॉक्टर घोष को फोन करूंगी और उनको आने के लिए कहूंगी। उसके बाद मैं मेरे पड़ोसी रजनी मल्लिक को बुलाऊंगी। उनके आने से पहले मैं फोन करूंगी बैरकपुर में रंजन की दीदी को, पर अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच दरवाजा बंद करके एक बार और छत पर घूम आऊं तो कैसा हो? नहीं, रहने दो। उससे अच्छा है दिमाग ठंडा करके सारे काम धीरे धीरे खत्म करूं। रात को खाने के बाद मैं छत पर थोड़ा टहलती हूँ, रोज नहीं, कभी कभी। जिस दिन तबीयत थोड़ी खराब लगे उस दिन। कभी कभी शरीर नहीं, मन के लिए भी छत में टहलती हूँ। यदि किसी कारण मन थोड़ा बेचैन हो तब। कुछ देर खुले आकाश के नीचे रही, मन शायद किसी कारण से बेचैन है। हाँ, पर बहुत ज्यादा ठंड या बारिश में ये नहीं हो पाता। मेरे पास वाले मकान में रहते हैं रजनी मल्लिक, बुजुर्ग इंसान हैं। वो भी रात को खाने के बाद छत पर टहलते हैं। मेरे साथ 2-4 बातें भी होती हैं, एकदम साधारण बातें। वो मुझे हंसते हुए बहू बुलाते हैं, बूढ़े हैं। अच्छा ही लगता है सुन के। क्यों बहू, आज खाने में क्या बना था? ये कुछ खास नहीं अंकल, साधारण सा। वो साधारण में क्या क्या था, सुनो जरा। दाल, चावल और मछली करी। वेरी गुड। तो हमारे रंजन बाबू रात को क्या खाते हैं, चावल या रोटी? चावल। 2 वक्त चावल नहीं होने से उनका नहीं चलता अंकल। तुम्हारे पतिदेव तो लगता है पूरी तरह चावल प्रेमी है। रात को मेरा छत पे जाना रंजन को पसंद नहीं, पर मेरी स्वास्थ्य के कारण मना भी नहीं कर पाते। खुद कभी छत पे नहीं जाते। खाना खत्म होते ही तुरंत बिस्तर में जाकर लेट जाते। मैं वापस आकर देखती हूँ तो कभी किताब पढ़ रहे होते हैं या कभी सोने का नाटक करके चुपचाप लेटे रहते हैं। लाइट बंद करते ही मुझ पर झपट पड़ते। आज भी मैं छत पर ही थी। बाकी दिनों से आज कुछ ज्यादा समय ही थी, लेकिन रजनी बाबू नहीं दिखे। मन थोड़ा बेचैन हो रहा था। आज रजनी बाबू से मिलना जरूरी था। अगर सवाल उठा तो वो पुलिस को बता पाएंगे कि जब ये सब हुआ तो मैं रजनी बाबू के साथ ही बातें कर रही थी और हम लोगों का विषय था रात का खाना। हो सकता है आज किसी कारण से लेट से डिनर किए होंगे। अभी जाने से शायद मुलाकात हो जाए। मैंने लाइट बंद करने से पहले फिर से कमरे में लौट के रंजन के सीने पर हल्के से हाथ रखा। नहीं, सांस नहीं चल रही है। लाइट बंद करके मैंने उनके पैर के पास जो फोल्ड किया बेडशीट था उसे उड़ा दिया। यही है कहानी का अंत से शुरुआत, रंजन की मौत से। सच कहूं तो अभी भी कहानी के साथ सही न्याय नहीं हुआ है। सब सोचेंगे ये एक हत्या की कहानी है। नहीं, एक नहीं, 2 हत्या की कहानी है। पहली हत्या मतलब सौतेली माँ को इलेक्ट्रिक शॉक देके मारने वाली बात कहानी सुन के पता चलती है, या नहीं भी चलती है। अगर पता चल भी जाए तो क्या कहानी का मूल विषय सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि कहानी में 2 नहीं 3 हत्या की बात है। इसलिए ये कहानी हत्या की नहीं, प्यार की कहानी है। उस हत्या के बारे में नहीं जानने से ये समझना मुश्किल है, लेकिन समस्या ये है कि उस खून के बारे में कैसे बताऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक जटिलता दिख रही है, समय की जटिलता। कहानी बताते समय इस घटना का जिक्र मैं कहाँ करूं, पहले, बाद में या अभी, तय नहीं कर पा रही। असल में जिस इंसान का खून हुआ है वो अब भी मेरे संपर्क में है। मौका मिलते ही मैं उनके पास चली जाती हूँ। जोधपुर पार्क के पास फ्लैट,
2 बेडरूम, लिविंग एंड डाइनिंग। घटना के बाद से ही फ्लैट में ताला लगा है। बीवी भाग गई। जहां तक पता है फिर से शादी कर लिया उसने। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी समस्या ये है कि जो इंसान अतीत में है उसे वर्तमान में लाके खड़ा कर दे तो उसे क्या कहेंगे? पहले या अभी, या दोनों समय साथ साथ में ही चलेंगे, ट्रेन और ट्रेन की परछाई जैसे। जो भी हो, जब बताना ही है तो पूरी कहानी संक्षेप में बताती हूँ। घटना एकदम सीधी सीधी है, जिसे कहते हैं 1 डायमेंशनल। लड़के का नाम था तीर्थ। लंबा, चौड़ा और हैंडसम। अच्छी नौकरी भी करता था। किसी एक शादी वाले घर में एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, या यूं कहिए लड़की ने ही लड़के को देखा और देखते ही पड़ गई प्यार में। तीर्थ ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया तो उसके प्रति लड़की का प्यार और बढ़ गया। प्यार में ऐसा ही होता है, जितनी ज्यादा कठिनाई होती है प्यार उतना ही बढ़ता है। पानी और हवा मिलती हुई नए पौधे जैसा। तब भी इससे तीर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की को और ज्यादा अनदेखा करने लगा। लड़की की तब पागल जैसी दशा हो गई। नहाना खाना सब बंद। इतना कि लड़की ने लड़के को सुसाइड नोट लिख के धमकी वाली चिट्ठी भी भेज दी। इससे भी लड़के को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लड़की का हाल सोचने लायक हो गया। वैसे आखिर में लड़की जीत ही जाती है। थोड़ा सा गुस्सा होते हुए भी शादी के लिए राजी हो गया तीर्थ। असल में शायद लड़की का रोना धोना देखकर उसके मन में दया आ गई। लेकिन सुहाग रात के दिन ही वो कड़े शब्दों में अपनी पत्नी को बोल देता है, ये मत सोचो कि शादी की हो तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता रहूंगा। मैं रहूंगा अपने तरीके से और तुम रहना अपने तरीके से। अपने अपने काम से मतलब रखेंगे। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की जरूरत नहीं है, ठीक है? लड़की ने खुशी से अपना सिर हिला दिया। यही तो वो चाहती थी। उसने ऐसे एक इंसान से प्यार किया जो प्यार के मामले में उदासीन, निर्मम और कठोर, इसलिए वो अलग है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। तीर्थ तो उसके सिर पर ही बैठ गया। उसे आंखों से ओझल होने नहीं देता। दूर रहो तो बार बार पास बुलाता। पास रहने से उसी की तरफ देखता रहता। वो इंसान पूरी तरह बदल गया। बीवी के साथ ऐसे लिपट के रहने लगा कि कामकाज सब ठप हो गया। लोग पीठ पीछे हंसने, सामने मजाक करने लगे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, ये सब चला सिर्फ 1 साल। उस लड़की ने एक दिन तीर्थ को धीरे से कहा, मैं जा रही हूँ। जिस इंसान को मैं प्यार करती थी तुम वो नहीं हो। इतना प्यार मुझे सहन नहीं हो रहा है। मेरा दम घुट रहा है। आगे का जीवन तुम्हारे साथ बिताना नामुमकिन है, नामुमकिन। म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में कंटेस्ट करूंगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी ही पूरी तरीके से छोड़कर नहीं जा रही हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक आघात होगा। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा चोट पहुंचाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम ये डिजर्व भी नहीं करते। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि कुछ दिन और मैं तुम्हारे पास आना जाना करूंगी। घर साफ सफाई करूंगी, तुम्हारी पसंद का खाना भी बना दूंगी, तुम्हारे साथ बैठकर पिक्चर भी देखूंगी। इस तरह मैं धीरे धीरे तुम्हारे मन को कठिन बनाने की कोशिश करूंगी। इसके कुछ दिन बाद ही फ्लैट में तीर्थ की डेड बॉडी मिलती है। सबको पता चला हार्ट अटैक है। असल में जो जहर उसे खिलाया गया था वो असर करता है सीधे हार्ट में, धमनियों को कमजोर बना देता है।
हार्ट अटैक के साथ इसका कोई भी अंतर पता नहीं चलता। बहुत ज्यादा शक ना करो तो पकड़ना मुश्किल है। अकेले रहने वाले इंसान पर कौन शक करेगा? शक करने से भी क्या, खून करके सबूत कैसे गायब करना है मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तीर्थ के साथ डिवोर्स ना होने के कारण जोधपुर पार्क के फ्लैट की मालकिन अब मैं हूँ, ये कोई नहीं जानता। मैं अक्सर उस फ्लैट में ताला खोलकर अंदर जाती हूँ और फिर तीर्थ के साथ बहुत सा समय बिताती हूँ। मर जाने के बाद तीर्थ बहुत सा पहले जैसा हो गया है। प्यार में कठोर, निर्मम, बहुत परिश्रम और साधना से उसका प्यार मिलता है, जिस प्यार के लिए एक नारी जन्म जन्मांतर तक इंतजार करती है। तीर्थ के साथ मैं बहुत सारे विषयों पर चर्चा करती हूँ। मेरे दूसरे पति रंजन का खून करने का प्लान तीर्थ ने ही मुझे बताया था। मैं ही तीर्थ को रो रो के बोली थी, तीर्थ मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तीर्थ हंस के बोला, सहन नहीं कर पा रही हो तो क्या हुआ? सहन ना हो तो क्या करना होता है तुम्हें पता नहीं? क्या क्या करना होता है? तुम्हारी सौतेली माँ के साथ जो किया, मेरे साथ जो किया, रंजन के साथ भी वही करोगी। दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रंजन नहीं है, मैं मुक्त हो गई और ज्यादा समय तीर्थ के साथ बिता पाऊंगी। उससे मुझे प्यार मिल जाए इसके लिए मैं विनती करूंगी। अंधेरे कमरे में रंजन की डेड बॉडी को रख के अब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रही हूँ। आप सुन रहे थे प्रचेता गुप्ता की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर बरखा। सूत्रधार में मैं किशोर, बरखा के चरित्र में पल्लवी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।